आज हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग 11 फरवरी 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, उसका क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका पार्ट 1 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया गया है, ये पार्ट 2 का वीडियो है 11 फरवरी का। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम लोग 59 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक वर्ग तथा एक वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया क्या गया है, इसमें एक वर्ग है और एक वृत्त है, तो दोनों का परिमाप समान है। तो परिमाप को अगर हम सिंपल वर्ड में समझाना चाहें तो हम बोल सकते हैं परिमाप जो होता है, ये जो लाइन दिया गया है, ये दागी का लंबाई ही इसका परिमाप हो जाता है। ये दागी का लंबाई जितना होगा वही इसका परिमाप होगा। मतलब अगर यहाँ से इस दागी को हम बोल रहे हैं तो ये पूरा दागी का लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल मिला के एक परिमाप होता है। अगर इसी में बात करें, ठीक है, अगर वृत्त में बात करें तो ये जो दागी कितना बड़ा है वही इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया परिमाप किसको बोलते हैं। लेकिन दोनों अलग अलग डायमेंशन है, अलग अलग फिगर है, तो इसके लिए अलग अलग फॉर्मूला हो जाएगा। तो वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है, बोला गया है वर्ग का परिमाप ये समान है किसके, वृत्त के। वृत्त का परिमाप दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a हो जाता है। याद रखना है, एक एक को हम लोग a बोलते हैं। ये वाला a है, a मतलब क्या, इसका भुजा, साइड, ये भी a होगा क्योंकि वर्ग का हर एक साइड इक्वल होता है। और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r। r मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी, सेंटर से ये वाला दूरी, इसको रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। इसको r से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये बराबर है बोला गया है। फिर बोल रहा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग को दे दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल और कितना दिया गया है, तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना है। तो पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, हम लोग को निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल के लिए वर्ग का फॉर्मूला पता रहना चाहिए क्षेत्रफल का। तो इसका हो जाता है भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के लिए हम लोग को ए निकालना पड़ेगा पहले। तो ए यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो ए यहाँ से निकालेंगे, इसके लिए क्या चाहिए, यहाँ पे आर का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 2464 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464 और ये पाई इधर आएगा, नीचे चल जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464 और पाई को हम लोग क्या लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2464 और ये 22, ये 7 जो है नीचे में है, ये ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इससे ये वाला कट जाएगा 112 बार में। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 112 गुना 7। अब आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। अब देखिए इसको 112 को अगर तोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 7 जा 112 होता है, ठीक है। इसको तोड़ सकते हैं एलसीएम निकाल के। 112 को ऐसे एलसीएम निकालेंगे तो 4 4 7 आएगा, फिर इंटू 7 है, ये आर है। तो रूट से निकालने के लिए 2 गो में से 1 गो निकलता है, तो 2 गो 4 है तो 1 गो 4 निकल जाएगा, 2 गो 7 है तो 1 7 निकल जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का, 28 आ गया। और 28 क्या आया, सेंटीमीटर में आया, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर था इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो आर हम लोग का निकल के आ गया। अब आर का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4a इज इक्वल टू 2 पाई, पाई का मान भी यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर। तो आर कितना आया हम लोग का, तो 28 आया, यहाँ पे लिख देंगे। अब a इज इक्वल टू अगर निकालना है, a इज इक्वल टू हम लोग को निकालना पड़ेगा ना, तब ना वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो a कैसे निकाल सकते हैं, तो 2 इंटू 22/7 है, इंटू में 28 है, ये जो 4 है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। अब देखिए 4 का टेबल में 7 बार में 28 और 7 7 कट जाएगा, तो 22 इंटू 2 है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, 22 इंटू 2 हो जाएगा, तो 44 होगा। a हम लोग का निकल गया 44। तो बोला गया है हम लोग को वर्ग का क्षेत्रफल यही निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। भुजा को हम लोग ये लिखते हैं, मतलब साइड, ठीक है। यही सब भुजा है, ये सब भुजा है या साइड बोलिए। तो ए हम लोग का निकल के आ गया 44। तो 44 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 44 का स्क्वायर हो जाता है 1936। अब सब सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आता है। तो देखिए इस चीज को समझिए, दफ्तर है और घर है, तो क्या कर रहा है, घर से दफ्तर जा रहा है, फिर दफ्तर से छुट्टी होगा तो क्या होगा, घर आएगा। तो यहां से यहां जाने में जितना डिस्टेंस वो गया, ठीक है, जितना दूरी वो गया उतना ही दूरी वो कवर करके घर आया। दूरी बराबर होगा, दोनों दूरी क्या होगा, जितना दूरी वो गया उतना ही दूरी ना वापस आएगा। घर से दफ्तर का दूरी मान लेते हैं 5 किलोमीटर होगा, तो फिर दफ्तर से घर का दूरी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। यहाँ से जाने में अगर 5 किलोमीटर जा रहा है तो आ रहा है तो 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर हम समझाने के लिए थे, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों दूरी समान हो रहा है। तो याद रखना है, जब दो दूरी समान हो तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है। जब दो दूरी समान हो तो औसत चाल या एवरेज स्पीड, औसत चाल या एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2xy बाई एक्स प्लस वाई। और xy क्या है, ये स्पीड है, ये पहला स्पीड, ये दूसरा स्पीड, क्लियर है। तो 2 इंटू एक्स कितना है, तो x देखिए यहाँ पे दिया गया है 60 इंटू वाई है 90, तो लिख देना है यहाँ पे, फिर x प्लस वाई मतलब 60 प्लस 90। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू 60 इंटू 90 और 69 को ऐड करेंगे तो 150 होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 15 6 जा 90 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36 और 36 इंटू 2 72 आएगा। लेकिन 72 क्या आया, तो क्वेश्चन देखेंगे स्पीड किस में था, किलोमीटर पर आवर में था, तो ये सब क्या किस में आएगा, आंसर हम लोग का किलोमीटर पर आवर में, क्लियर है। लेकिन आंसर जो है मतलब ऑप्शन जो है हम लोग का मीटर पर सेकंड में दिया गया है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। तो जब भी हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, याद रखना है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 4 जा 72 हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो 20 क्या मीटर पर सेकंड, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इसमें दिया गया है एक लंबवृत्तीय बेलन, मतलब एक बेलन है, क्लियर है, एक बेलन है। तो बेलन कुछ इस तरीके से बनता है। तो बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ये वाला हो जाता है इसका ऊंचाई, और ये हो जाता है रेडियस, ये हो जाता है रेडियस, ये ऊंचाई, ठीक है। तो इसका ऊंचाई जो है ये दिया गया 16 सेंटीमीटर है तथा इसका आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। तो व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी डी हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो ये क्या हो जाता है, डी हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, डी, क्लियर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो डी हम लोग को दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो पूछा क्या गया है, तो बेलन का आयतन क्या है, तो बेलन का आयतन हम लोग को निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला होना चाहिए पता हम लोगों को। तो बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए आर चाहिए, आर यहाँ पे दिया नहीं है, तो हम लोग को पता है आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, d/2 हो जाता है। तो डी यहाँ पे दिया गया 3.5/2 कर देंगे तो आर निकल जाएगा, इतना क्या, इतना सेंटीमीटर, क्लियर है। अब हम लोग को देखिए एच भी पता है 16 है और आर भी पता है 3.5/2 है, तो बस फॉर्मूला में पुट करना है। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर, तो आर के जगह पे 3.5/2 स्क्वायर में है इसीलिए 2 बार लिखेंगे, इंटू 3.5/2 इंटू एच दिया गया 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पॉइंट हटेगा तो 0, फिर पॉइंट हटेगा तो 0। अब 7 का टेबल में ये 5 बार में, 5 का टेबल में ये 4 बार में, फिर ये कट जाएगा 4 का टेबल में 4 बार में, फिर 4 का टेबल में ये 5 बार में, 5 का टेबल में ये 7 बार में। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22 इंटू 7, ठीक है, 22 इंटू 7 करेंगे तो 154 आएगा। और ये किस में आएगा, सब देखिए सेंटीमीटर में था, तो आयतन हमेशा क्यूब में आता है, तो सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है, 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इसमें दिया गया है इतना रुपया की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में इतना रुपया ब्याज अर्जित करती है। यह क्या है, ब्याज है, इंटरेस्ट है, तो x का मान निकालिए। तो देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम लोग को पता रहना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू T/100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो साधारण ब्याज कितना है, तो देखिए यहाँ पे इतना ब्याज अर्जित कर रहा था 3724, तो साधारण ब्याज के जगह पे उतना लिख देना है, सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे इज इक्वल टू P। तो इतना रुपया का राशि लगा रहा था, तो राशि क्या होता है, उसका मूलधन होता है, प्रिंसिपल या P बोलिए। तो 10,640 है, रेट क्या है 5% है, और टाइम क्या दिया गया, तो टाइम देखिए x वर्ष है,
तो टाइम क्या है एक्स, तो एक्स का मान निकालने बोला गया है बटा में 100। बस इसको कैलकुलेशन कर लेना है और आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो 3724 ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये सब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स, यही है। अब जब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 7 वर्ष। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, इसमें दिया गया है ए अकेले एक कुर्सी को 40 दिन में बना सकता है। ए अगर एक कुर्सी को बना रहा है तो 40 दिन लग रहा है। बी अगर अकेले एक कुर्सी को बनाएगा तो 24 दिन लग रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है यदि ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें। इसका मतलब समझिए, बारी बारी से एक दिन का मतलब है, मतलब एक दिन ए काम करेगा, फिर दूसरा दिन बी काम करेगा, फिर तीसरा दिन ए काम करेगा, तो चौथा दिन बी काम करेगा। मतलब एक एक दिन काम कर रहा है और एक दिन रेस्ट ले रहा है। इसका मतलब यही हो रहा है। तथा ए पहले दिन कार्य करता है, तो स्टार्टिंग कौन कर रहा है, तो पहला दिन काम कौन किया है, तो ए किया है। स्टार्टिंग मतलब यही किया है, तभी ना पहला दिन ये किया है, तो स्टार्टिंग ये करता है। तो कुर्सी कितने दिनों में बन जाएगी। तो देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे, ठीक है, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसके दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 24 और 40 का, तो हम लोग का 120 एलसीएम आ जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 40 या 120 हो जाता है, 24 5 120 हो जाता है, ठीक है। 24 इंटू 5 120 हो जाता है। अब देखिए ये जो एलसीएम आता है ये क्या है, ये टोटल काम है, ये क्या है, कुल काम है, और ये सब भी काम है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक दिन में 3 गो काम कर सकता है। मतलब अगर ऐसे बोले कि टोटल 120 गो कुर्सी है, क्लियर है, टोटल काम है, तो यहाँ पे कुर्सी बना रहा था, टोटल 120 गो कुर्सी बना रहा है, तो ए एक दिन में 3 गो कुर्सी बना सकता है और बी एक दिन में 5 गो कुर्सी बना सकता है। ऐसे समझेंगे हम लोग। तो देखिए एक एक दिन छोड़ के काम कर रहा है, तो स्टार्ट कौन कर रहा था, तो ए स्टार्ट कर रहा था। तो देखिए एक दिन ये काम करेगा, फिर दूसरा दिन कौन काम करेगा, तो बी काम करेगा। तो पहला दिन ये काम किया, उसके बाद वाले दिन में बी काम करेगा। तो एक दिन और 2 दिन, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 5 और 3 8 काम हो जा रहा है 2 दिन में। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 8 काम हो जा रहा है। तो टोटल कितना है, 120 गो काम है, 8 गो काम है, 5 और 3 8 गो काम कितना दिन में हो रहा है, तो 2 दिन में हो रहा है। 8 गो काम 2 दिन में हो रहा है, तो टोटल कितना 120 गो काम है। इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है कितना दिन होगा। तो कैसे निकालेंगे, ये 2 लिखते हैं, ये डिवाइड में चल जाएगा और ये वाला मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो देखिए 2 का टेबल में 4 बार में, 4 का टेबल में ये 30 बार में, तो 30 जो है 30 दिन, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इसमें दिया गया 6 संख्या और संख्या दिया गया कितना, n1 n2 n3 n4 n5 और n6 है, ठीक है। ये 6 गो संख्या है और इसका औसत दिया गया a। तो औसत मतलब होता है बीच वाला। तो देखिए इधर से 3 गो हो गया और इधर से 3 गो हो गया, बीच में कौन वाला होगा, तो यहाँ पे बीच होगा, तो इसका औसत है a। क्लियर है। इसमें प्रत्येक में से 5 घटाया जाता है, मतलब ये सब में से 5 5 घटा देते हैं। तो n1 है, तो n1 में से क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, फिर n2 में से 5 घटा देंगे, फिर n3 में से भी 5, सब में 5 5 घटाना है। n4 में से भी 5 घटाइए, n5 में से भी 5 और n6 में से भी 5 घटा देंगे, ठीक है। तो नया औसत क्या है ये पूछा गया है। तो देखिए जब n3 था तो औसत क्या था, a था, तो यहाँ इसके लिए औसत क्या हो जाएगा, तो इधर से 3 गो संख्या, इधर से 3 गो संख्या हो गया, तो औसत इसके बीच वाला होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बढ़ गया, n3 था, यहाँ पे n4 था, तो औसत क्या हो गया, ये दोनों के बीच में a है, तो ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, a तो होगा ही। अब -5 है तो -5 दे देना है सिर्फ। क्लियर है, a -5 हो जाएगा इसमें, क्योंकि सब में -5 बढ़ गया, तो यहाँ पे भी a -5 हो जाएगा। तो हम लोग का औसत क्या हो जाएगा, a -5। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, इसमें दिया गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हम लोग कुछ मान लेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसका वैल्यू हम लोग को कुछ मान लेना है। तो किसी यहाँ पे दिया गया है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो विक्रय मूल्य अगर 100 मान लेते हैं, तो क्रय मूल्य क्या है, इससे 30% कम, तो इससे 30% मतलब 30 कम कर दीजिए तो 70 हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ हम लोग क्रय मूल्य से लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य मतलब क्या, खरीदा, 70 रुपया में खरीदा, और विक्रय मूल्य मतलब बेच रहा है, तो 70 रुपया में खरीदा और 100 रुपया में बेचेगा, तो कितना प्रॉफिट होगा, तो 30 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा, इससे इसको घटा देंगे। क्लियर है। तो 30 रुपया का जो प्रॉफिट हुआ कितना से हुआ, 70 रुपया से हुआ। क्रय मूल्य से हमेशा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट का बात किया गया, तो प्रॉफिट हो रहा है 30, कितना से, 70 रुपया से।
ठीक है, क्रय मूल्य से हमेशा प्रॉफिट होगा। ये भिन्न बन गया, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 100 हो जाएगा 300/7। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग को 42.86%, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, ये एक चार्ट दिया गया है और ऐसा ही क्वेश्चन 53 नंबर में भी था, बस इसमें थोड़ा सा अलग दे दिया गया है। इसमें दिया गया है क्या, y1 y2 y3 ये सब क्या है, ईयर्स है, और आयात और निर्यात को दर्शा रहा है। क्लियर है, तो यहाँ बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 गो ऑप्शन है, उसमें से कौन सा कथन सत्य है, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, दिए गए 5 वर्षों के लिए वर्ष y3 के लिए आयात अधिकतम है। तो y3 के लिए आयात कितना है, हम लोग को तो पता ही नहीं है कि इस वर्ष में कितना आयात हुआ है, तो कैसे बता सकते हैं कि इसका आयात अधिकतम है। रेशियो में अधिकतम है, देखिए यहाँ पे 0.80 है, 0.90 है, यहाँ पे इतना है। क्लियर है, तो ये रेशियो में सबसे अधिक है, लेकिन अधिकतम है तो मतलब वैल्यू में ये पूछा गया था, तो वैल्यू में तब हम लोग बता सकते थे जब इसका कुछ वैल्यू दिया रहता, यहाँ पे वैल्यू में दिया रहता तब ना इसको वैल्यू बता सकते थे कि y3 के लिए अधिकतम होगा। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, आंकड़ा अपर्याप्त है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए दिया गया है आंकड़ा पर्याप्त नहीं है, तो हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसलिए ऑप्शन डी होगा क्योंकि इसमें वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है। इसमें अगर डेटा दे देता कि y3 के लिए मान लेते हैं 50,000 वो सामान का आयात किया या फिर इतना सामान को बेचा, कुछ देता, ठीक है, 50,000 सामान को आयात किया या फिर 1 लाख सामान को ये निर्यात किया, कुछ देता सबका में, खाली y3 का देने से नहीं होता, y1 का भी आयात निर्यात का वैल्यू दिया जाता, सबका आयात निर्यात का वैल्यू दिया जाता, तब हम लोग कंपेयर कर सकते थे कि इसका ज़्यादा है कि कम है। क्लियर है, रेशियो से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंकड़ा अपर्याप्त है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।